हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में एक्चुअली एक ऐसा शेयर डिस्कस करने वाला हूं जो मैं रिसेंटली अभी बहुत अग्रेसिवली बाइंग कर रहा हूं। तो जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं वो लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसी बात पे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज मार्केट्स सुबह में तो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे कंपेयर टू निफ्टी 50, बट ओवरऑल एंड होते होते मार्केट्स काफ़ी डाउन हुए। इनफैक्ट निफ्टी मिड कैप 100 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 100 भी 1% एंड 0.3% रिस्पेक्टिवली डाउन हुए। बट अच्छी बात ये रही कि इंडिया का जो विक्स है वॉलेटिलिटी इंडेक्स वो अराउंड 19 पे है, तो काफ़ी कंफर्टेबल है। तो आने वाले दिनों में आई थिंक उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट्स गिर क्यों रहे हैं। एक तो ऑब्वियसली जो फेड का भी स्टांस आया है कि जो अपनी बैलेंस शीट है वो बहुत जल्दी स्मॉल कर रहे हैं, इन द सेंस कि जो भी एक्सेस लिक्विडिटी थी मार्केट्स में वो काफ़ी अभी मंथली शायद $90 बिलियन के हिसाब से कम कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ एग्जैक्ट अमाउंट मैं भूल गया हूँ, बट कहने का मतलब यही है कि मार्केट से एक्सेस लिक्विडिटी चली जाएगी तो इस वजह से मार्केट्स थोड़े फॉल कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं देख के ये लगता है कि एक ही चीज़ की वजह से बार बार इम्पैक्ट हुए जा रहा है मार्केट्स पर। उसके बाद बट ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर किया कि मुझे कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी हेल्दी है। जो भी मार्केट्स अभी हो सकता है अभी शॉर्ट टर्म में कुछ पेन हो, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक बहुत ज़रूरी है ये कंसोलिडेशन, ताकि बहुत बड़ा मेजर कोई जर्क ना मिले जल्दी ही। क्योंकि अगर मार्केट्स अगर 18,000 के बाद अगर बाई चांस निफ्टी 19,000 के आसपास पहुंच जाता तो कहीं ना कहीं मार्केट्स फिर से बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाते हैं। उसके बाद से सडन जर्क मिल सकता था, काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ सकता था। बट अगर ये अभी जो कंसोलिडेशन हो रहा है, एक रेंज बाउंड मार्केट्स चल रहे हैं, तो मेरे को लगता है ये बहुत बहुत अच्छा है। क्योंकि एक तो ऑब्वियसली अपने को काफ़ी से ऐसे स्टॉक्स लेने के मौके मिल रहे हैं जो अपने मिस कर दिए होंगे जब निफ्टी 16,000 पे था। दूसरा, अभी जो जैन टू मार्च क्वार्टर की जो अर्निंग्स हैं वो अभी कंपनीज डिक्लेयर करने वाली हैं। अप्रैल स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ पे देखो अर्निंग्स के बेसिस पे क्या रहता है। अगर अर्निंग्स इंप्रूव होती हैं तो कहीं ना कहीं जो निफ्टी का ओवरऑल पीई है वो कम हो जाएगा, तो उसके बाद मार्केट्स काफ़ी फेयरली वैल्यूड लगने लगेंगे। या तो इसी वजह से अभी बहुत बहुत अच्छा है ये जो अभी चल रहा है मार्केट्स में। और ऑब्वियसली आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके ऊपर भी आउटकम जो है वो भी मार्केट से उसका इंतजार कर रहा है। चांसेस यही है कि आरबीआई अपना एकोमोडेटिव जो स्टांस है वही मेंटेन करेगी, बट जस्ट इन केस तो थोड़ा सा मार्केट्स कॉशियस है कि कहीं कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हो जाए। एंड ऑब्वियसली इन्फ्लेशन एक कंसर्न तो है ही, एंड ऑब्वियसली अपने ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे अपने श्रीलंका में देख रहे हैं, श्रीलंका एक्सेसिवली ग्रोथ के पीछे भाग रही थी, डेट के बाद डेट लिए जा रही थी ताकि ग्रो कर सके। बट क्या होता है, इनफैक्ट ये कंपनीज में भी अप्लाई होता है। कई बार कंपनीज एक्सपैंड करने के चक्कर में या एक्सेसिव रिस्क ले लेती हैं, ये सोच के कि चलो डेट उठा लेते हैं, बाद में जब रिटर्न्स आने लगेंगे तो डेट रिपे कर देंगे। बट क्या होता है, कोई भी नए प्रोजेक्ट में या कोई भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। जरूरी नहीं है रिटर्न्स आए या कितने रिटर्न्स आए वो भी जरूरी नहीं है, बट डेट के साथ ये जरूरी है कि अपने को जो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस हैं वो रेगुलरली पूरी करनी पड़ेंगी। और उसके बाद एक जस्टेशन पीरियड भी होता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट के बाद काफ़ी टाइम लग जाता है उसके रिटर्न्स आने में। तो इसीलिए जो कंपनीज बहुत हाई डेट पे होती हैं उनसे मैं जनरली थोड़ा दूर रहता हूँ। इनफैक्ट ये मैं मोस्टली पॉजिटिव स्क्रीनिंग के बजाय नेगेटिव स्क्रीनिंग पे बिलीव करता हूँ। नेगेटिव स्क्रीनिंग मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा नेगेटिव चीज़ दिख जाए जिसकी वजह से आप उस कंपनी या स्टॉक को ना लें, तो ऐसे स्टॉक्स में एलिमिनेट करता हूँ। तो फ्रैंकली जिन स्टॉक्स में या जिन कंपनीज की डेट बहुत हाई होती है उनसे मैं दूर रहता हूँ। तो चलिए जो स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ वो है एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। मैंने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर चुका है। इनफैक्ट मैं रिसेंटली काफ़ी इसकी क्वांटिटी बाय कर चुका हूँ। लास्ट में चलिए डिस्क्लोज भी कर दूंगा कि मैंने कितनी क्वांटिटी बाय की है। ये बेसिकली एक लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी। इसका जो मेन फोकस है वो हाईवेज, रोड एंड ब्रिजेस पे है, बट अभी धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही है सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में। जैसे
रनवेज, रेलवेज, लैंड डेवलपमेंट और वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स में भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से ऐसा लग रहा है कि री रेट भी हो सकती है कंपनी। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसको वैल्यूएशन मिल रही है वो हाई हो सकती है, प्राइस अर्निंग्स ज़्यादा मिल सकता है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस बढ़ने के पूरे चांसेस हो गए हैं। ये काफ़ी स्टेट में प्रेजेंट है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मोस्टली नॉर्थ इंडिया, उसके बाद महाराष्ट्र वेस्टर्न साइड में हो गया, उत्तराखंड अगेन नॉर्थ में, अरुणाचल प्रदेश थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है बट अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जो है वहाँ पे मोदी जी एंड गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है उसको बेसिकली मेन लैंड एंड मेन स्ट्रीम से कनेक्ट करने के लिए, तो ये चीज़ अच्छी है। उसके बाद साउथ में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड टू एन एक्सटेंट उड़ीसा, तो ये अच्छी चीज़ है। उसके बाद स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं कंपनी एंड ओवरऑल इंडस्ट्री में क्या है। ऑब्वियसली सब जानते हैं कि गवर्नमेंट का फोकस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा है, और इनफैक्ट और सब जितने भी डेवलप्ड नेशन है सब में आप एक चीज़ बहुत कॉमन होगी, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा बहुत डेवलप्ड होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मोस्टली रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत हाई होगा, क्योंकि काफ़ी ट्रेड एंड जितने भी गुड्स मूवमेंट होते हैं वो बाय रोड बहुत ज़्यादा होते हैं। और कनेक्टिंग सिटीज़ एंड टाउन्स, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है कि सारे सिटीज़ एंड टाउन्स को कनेक्ट किया जाए। और इसमें क्या है, जिस सेक्टर में कंपनी ऑपरेट करती है उसमें पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि पास्ट में आपने जो भी प्रोजेक्ट्स मिले आपको रोड से रिलेटेड, वो आपने किस एक्सटेंट तक पूरे किए, डेडलाइंस पर कंप्लीट किए या नहीं, एंड क्वालिटी क्या थी। तो जो न्यू प्लेयर्स होते हैं उनके पास ये एडवांटेज नहीं होता, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ की एडवांटेज मिल सकती है एचजी इंफ्रा को। उसके बाद आप सभी जानते हैं इंडिया में चीज़ें कैसे काम करती हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। ये जिस सेक्टर में काम करती है क्योंकि काफ़ी टाइम से है इस सेक्टर में, तो पॉलिटिकल कनेक्शंस मैटर करते हैं प्रोजेक्ट्स मिलने पे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये एक मोट भी हो जाता है इस इंडस्ट्री में कि न्यू प्लेयर्स एंटर करके आसानी से एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे इतनी आसानी से इस इंडस्ट्री में। उसके बाद टू एन एक्सटेंट कॉल्यूजन भी होता है। जो अलग अलग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती हैं वो आपस में कंपटीशन ऑब्वियसली रेगुलरली करती हैं, कोई भी प्रोजेक्ट पे बिडिंग होती है तो काफ़ी कंपनीज एक दूसरे को बहुत रेगुलरली फेस करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक फैक्ट है कि ये लोग अंदर ही अंदर डिसाइड कर लेते हैं कि चलिए आप ये वाला प्रोजेक्ट ले लीजिए, नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैं ले लूँगा। तो ऐसा बहुत कॉमन है। ऑब्वियसली ये हाईलाइट नहीं होगा या पब्लिक पे नहीं आएगा, बट कहीं ना कहीं ये सब जानते हैं ऐसा होता है। और कंफर्टेबल ऑर्डर बुक जो है इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसी वजह से रेवेन्यू जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी हाई है। उसके बाद हेल्दी ऑपरेटिंग मार्जिन है, और गवर्नमेंट जैसे मैंने कहा नेशनल हाईवेज पे ऑलमोस्ट 25,000 किलोमीटर का टारगेट है इस फिस्कल में, जो ऑलमोस्ट मोर देन डबल है लास्ट फिस्कल से। टाइटनिंग ऑफ बिडिंग नॉर्म्स जो गवर्नमेंट जो है अभी जो बिडिंग नॉर्म्स है न्यू प्लेयर्स के लिए उनको टाइटन कर रही है, तो जिसकी एडवांटेज एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स को मिल सकती है। और ऑब्वियसली कंपनी अभी न्यू एरियाज में वेंचर कर रही है, लाइक रेलवेज, वाटर, एयरपोर्ट सेगमेंट्स, एंड ट्राई कर रही है कि जो इसकी ऑर्डर बुक है उसको 20% एटलीस्ट न्यू सेगमेंट से आए। तो इसकी वजह से ये री रेटिंग ट्रिगर भी बन जाता है कंपनी के लिए। ऐसे में ऑब्वियसली ब्रोकर हाउसेस पे ज़्यादा यकीन नहीं रखता ये जो टारगेट देते हैं, बट कहीं ना कहीं क्योंकि सारे ब्रोकर हाउसेस अभी ब्रोकरेज हाउसेस अभी टारगेट दे रहे हैं अच्छा इस कंपनी के लिए, तो चलिए ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि आप सही सोच रहे हैं इस कंपनी के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सिस सिक्योरिटीज़, इसने दिसंबर 2021 यानी लास्ट ईयर दिसंबर में टारगेट दिया था इस कंपनी के लिए 855, टाइम फ्रेम 1 ईयर। एमबी ग्लोबल ने 870 एंड एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने अभी वेरी रिसेंटली शायद आजकल में ही दिया है 701 एंड 714, वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट है 3 मंथ्स के लिए। बट ऑब्वियसली मैं इतना शॉर्ट टर्म टारगेट्स मेरे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस गिर भी सकता है। मिनिमम आपको 2, 3, 4 ईयर्स तो देने ही पड़ते हैं किसी भी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट पे, ताकि अच्छे रिटर्न्स बन सकें। ये बेसिकली ऑर्डर बुक है कंपनी की, जो काफ़ी ऑलरेडी अंडर एग्जीक्यूशन है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स एंड काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स न्यूली अवॉर्डेड हैं जिनकी अपॉइंटेड डेट अभी वेट कर रही है, यानी कब से स्टार्ट करना है उसकी अभी NHAI से अभी परमिशन मिली नहीं है, बट वो जल्दी ही मिल जाएगी। उसके बाद क्लाइंट ऑब्वियसली 90% गवर्नमेंट सेक्टर से है। ये जोग्राफिकल ब्रेकअप है, यहाँ पे मोस्टली
जैसे आप देख सकते हैं राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सबसे ज़्यादा फोकस है। दिल्ली, यहाँ पे ज़्यादा रेवेन्यूज़ आती है यहाँ से। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये कंपनी और अलग अलग स्टेट्स में भी एक्सपैंड कर सकती है, जिससे कंपनी के रेवेन्यूज़ एंड ऑर्डर बुक और बढ़ सकती है। फाइनेंशियल्स देखते हैं, 4000 करोड़ की कंपनी है तो ऑब्वियसली स्मॉल कैप है। 52 वीक लो एंड 52 वीक हाई आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस, ऑलमोस्ट 52 वीक लो से ऑलमोस्ट जो 52 वीक हाई है वो 3 टाइम्स हो गया था। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी हाई है, मोर देन 25%, किसी भी सेक्टर में काफ़ी हाई होता है। एंड बुक वैल्यू भी काफ़ी रीजनेबल है, 189 की है, तो ऑलमोस्ट 3 पॉइंट समथिंग प्राइस टू बुक वैल्यू है, तो कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक पी जो है वो सिर्फ 10.4 का है, तो अराउंड 10 का पी होना यानी काफ़ी रीजनेबली वैल्यूड होती है कंपनी। उसके बाद पी रेशियो के चार्ट पे नज़र डालते हैं। जैसा आप देख सकते हैं मीडियन पी 10.4, अभी भी मीडियन पी 10.4 के आसपास ही चल रहा है। अभी करंट जो पी है वो 10.4 ही है, बट क्योंकि आप देखिए ईपीएस लास्ट कुछ टाइम से अर्निंग्स पर शेयर रेगुलरली बढ़ रही है, तो इस वजह से रिसेंट में तो और ज़्यादा ईपीएस ग्रो की है, जिसकी वजह से आई थिंक। एंड अभी जनवरी का जो रिजल्ट आने वाला, जनवरी टू मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट आने वाला है, उसमें ट्रेडिशनली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जनवरी टू मार्च में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो इस वजह से अर्निंग्स अगर और बढ़ती है तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो और ज़्यादा कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है शॉर्ट टर्म के लिए भी। तो ऑब्वियसली जो अभी रिजल्ट्स आने वाले हैं उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। बट मैं ये कहूँगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट्स के आसपास काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है स्टॉक। एंड ये भी हो सकता है कि रिजल्ट्स अगर जस्ट इन केस जितनी एक्सपेक्टेशन है उतने अच्छे नहीं आए तो शेयर प्राइस काफ़ी टूट भी सकता है। तो अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप वेट कर सकते हैं रिजल्ट्स का, बट कहीं ना कहीं मैं एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता मेरे लिए शॉर्ट टर्म में। और इनफैक्ट अगर कहीं अच्छे रिजल्ट, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ गए तो फिर मौका भी नहीं मिलेगा खरीदने का, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है इसमें अच्छा खासा अमाउंट। इसमें आप देखिए सेल्स एंड मार्जिन, सेल्स रेगुलरली ग्रो कर रही है। यहाँ मोस्टली ये कोविड का, जब कोविड स्टार्ट हुआ तो काफ़ी डिप हो गई थी, अदरवाइज ग्रोइंग ट्रेंड है। एंड मार्जिन्स जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट थोड़ी सी इंक्रीज ही हुई है, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाता है। और आप एक चीज़ नज़र डालिए, जो मार्च क्वार्टर है बेसिकली जनवरी टू मार्च क्वार्टर है, वहाँ पे सेल्स ज़्यादा रहती है। जैसे आप ये देखिए, ये उसके बाद यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ, एंड उसके बाद ये जो आने वाला है होपफुली ये भी काफ़ी हाई होगा। तो ये चीज़ जो मानसून में होता है, मानसून वाले क्वार्टर में सेल्स कम हो जाती है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं, 584 करोड़ की थी मार्च 2019 में, जो बढ़ते बढ़ते 951 करोड़ की सेल्स हो गई है दिसंबर 2021 में। तो कंपनी काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रही है, नेट प्रॉफिट पे ऑलमोस्ट मोर देन डबल हो गया है, ईपीएस भी मोर देन डबल हो गया है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। एंड जैसे मैंने कहा कि मार्च क्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इस कंपनी के लिए या इस पूरे सेक्टर के लिए। तो आप देखिए मार्च में सेल्स जो, तो इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स इसमें ज़्यादा मायने रखेंगे। तो इसमें आप देखिए जैसे लास्ट ईयर 1056 करोड़ की सेल्स थी, तो होपफुली इस बार उससे काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है ये मार्केट, ये कंपनी के लिए। ईयरली रिजल्ट्स भी आप देखिए, कंपनी बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। ईपीएस लास्ट 4 to 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। उसके बाद बैलेंस शीट में आप देखिए थोड़ी सी डेट ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इस सेक्टर में कंपनीज की डेट थोड़ी ज़्यादा रहती है। बट ओवरऑल एज लॉन्ग एज डेट अगर इक्विटी के कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं है, मतलब इक्विटी ज़्यादा है डेट के कंपैरिजन में, तो ओवरऑल मुझे ठीक लगता है, स्पेसिफिकली जिस सेक्टर में है कंपनी उसको कंसिडर करते हुए। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए, प्रोमोटर्स ने अपनी रेगुलरली थोड़ी थोड़ी करके शेयर होल्डिंग इंक्रीज की है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। FIIs की भी थोड़ी बहुत स्टेक है, DIS का भी अच्छा खासा स्टेक है, बट रिसेंटली थोड़ा कम हुआ है, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग हो जाता है। बट ओवरऑल मैं काफ़ी बुलिश हूँ। एंड ऑब्वियसली डिस्क्लोजर कि मैंने पर्सनली इन्वेस्ट किया है इस कंपनी में अराउंड 1300 शेयर्स। 500 पहले लिए थे, आज मैंने 500 एंड होते होते मार्केट्स 300 और ले लिए, तो क्लोज टू 8 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है इस कंपनी में। तो पर्सनली मैं काफ़ी बुलिश हूँ इस कंपनी को लेकर।
लास्ट में ऑब्वियसली डिस्क्लेमर कि ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप लोग प्लीज़ अपने एनालिसिस करिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले।